मेरा सभी देशवासियों को जय भारत जय संविधान। ये थोड़ी सी गंभीर विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। जिसको लंबे अरसे से एक नक्सली आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जो आदिवासी क्षेत्रों में जो ये मुहिम जो चलती है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगे तो इसको प्लीज शेयर कर देंगे। साथियों, आदिवासी जो है इस देश में एक लंबे अरसे से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो आदिवासी है वो लंबे समय से एक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उस आदिवासी को कई तरीके से मारा गया है और कई तरीके से मारा भी जा रहा है। आदिवासी का मतलब यह है कि जो इसी भूमि पे जो जन्मा था, जब धरती का निर्माण हुआ वो सूर्य के टुकड़े से हुआ, कैसे हुआ ये तो उनका वैज्ञानिकों का वो है विचार। लेकिन जब इस धरती का निर्माण हुआ और जो लोग यहीं पे जन्मे वो आदिवासी कहलाए, मूल वंश के लोग कहलाए, आदिवंशी लोग हैं, यानी प्रारंभ के वंशज हैं। और उनके साथ में जो हुआ, समय समय पे जो होता रहा, उनको उन्होंने सभ्यता विकसित करी जिसको सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं। और यही आदिवासी जो लोग थे इनमें महाथेर भी हुआ करते थे, जिसको हम लोग पुरोहित या ज्ञानी बोलते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो एजुकेशन देते थे। और उस समय वैज्ञानिक आधुनिक तरीके से जो सभ्यता जो विकसित की गई थी, उस सभ्यता को नष्ट किया गया या नष्ट हो गई। उसके बाद में जो ये तितर बितर जो समाज हो गया, उसी समाज को यहाँ पे हम आदिवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। और उनके साथ में जो समय समय पे जो होता रहा, जो आज भी हो रहा है। आज हमारी जो सरकार है उसको नक्सली बोल रही हैं। और जब पढ़ने को मिलता है तो मिलता है कि नक्सलवाड़ी एक गांव था जहां से एक विद्रोह हुआ था, तो वहां से जो लोग हैं ये आतंक मचाते हैं, इसलिए इनको सरकार के द्वारा मारा जाता है। कभी असपा कानून लगा के, तो कभी सलवा जुर्म का एक आंदोलन चला के। और जो आदिवासी की जो वास्तविक जो स्थिति है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं उस क्षेत्रों में गया हूँ, आदिवासी क्षेत्रों में, और बहुत लंबे लंबे एरिया में मैं घूम के आया हूँ, पद यात्राएं करके आया हूँ, गांव से गांव, गांव से गांव। गांव तो क्या होता है, उनके जंगलों में घर होते हैं और कच्चे छप्पर होते हैं, और कुछ तो पेड़ का लक्कड़ जो है उसको गाड़ के जमीन पे, और उसी के पत्ते उत्ते डाल के उसकी वो छत होती है। और पानी पीने के लिए उनके घर में नल कुआं वगैरह नहीं होता है, वो किसी गड्ढे में से जो बारिश का पानी भर जाता है वहां से जाके पानी इकट्ठा करके लाते हैं और उसको लाके पीते हैं। ऐसा आदिवासी का जीवन है जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने भी उनके साथ ही रहा हूँ, वहीं सोया हूँ, वही पानी पिया है। और जैसा वो खाते हैं वहाँ पे कुछ घटिया किस्म का जो था कच्चा चावल वो दे दिया जाता है, जिसको बॉईल करके वो लोग खा लेते हैं। जंगल से कोई चीज तोड़ लाते हैं, उसकी सब्जी बना लेते हैं। मिर्च विर्च भी जंगल से ले आते हैं लकड़ जला के, वो मैंने खाया है उनके साथ में। या वो मछली वगैरह या दूसरी शिकार कर लेते हैं। तो ये एक समय काल जब था, जब यहाँ पे जब ब्रिटिश का जब वो था, तो यहाँ पे जो आदिवासी जो आंदोलन हुए, जिसमें खारवाड़ विद्रोह हुआ, खोंड विद्रोह हुआ और डोरा विद्रोह हुआ, मुंडा आदिवासी विद्रोह हुआ। ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि मैंने अपनी किताब में मैंने लिखे हैं ये विद्रोह। और फिर इस विद्रोह में आपको
कई सारे जो विद्रोह जो थे इसके आदिवासियों के, संथाल विद्रोह हुआ, कोल और क्या हो का विद्रोह हुआ, और इनका खोड़ इत्यादि बहुत सारे लोगों का जो विद्रोह हुआ। ये विद्रोह में क्या हुआ था, बहुत सारे घरों को जलाया गया, बहुत सारे लोगों को आग लगा दी गई। और उस समय में जब इस देश में बिल्कुल अंधकार की स्थिति में थी, 1784 से 85 महाराष्ट्र में कोली विद्रोह हुआ, 1784 से 85 बिहार में चोरी विद्रोह हुआ, 1798 में पांचेड स्टेट विद्रोह हुआ, 809 में से 28 तक गुजरात का विद्रोह, भील का विद्रोह हुआ, मिंडो विद्रोह हुआ। 1820 से 1832 तक 1837 में बिहार में भागीरथ के नेतृत्व में खेरवाड़ विद्रोह हुआ, जिसको मैं खेराली आज बोलता हूँ। खेरवाड़ जो लोग हैं, जो खेरवाड़ हैं, विद्रोह हुआ। भूमिज विद्रोह हुआ, और विस्तार में गौड़ विद्रोह हुआ जो विस्तार है। 1842 में कुंवर के नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ। गुजरात में जीवो बासवा विद्रोह हुआ। 1850 तथा 1857 से 58 के इस प्रकार के विद्रोह के बाद में 1833 में बंगाल में रेगुलेशन 13 पारित हुआ। इसके द्वारा छोटा नागपुर का पूरा क्षेत्र सामान्य कानून के परिवर्तन के मुख्य घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार खोंड विद्रोह के बाद एक शासकीय उद्घोषणा की गई, जिसमें एक नवीन भू राजस्व एवं कर रोपण व्यवस्था लागू करने का वचन दिया गया। संताल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1855 का रेगुलेशन 30, 35, 36, 37, 38 पारित हुआ। 1858 के पुलिस नियमों द्वारा ग्राम के मुखिया लोगों को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। साथियों, ये जो मैं जो गिनवा रहा हूं, ये 1700-1800 तक की जो बता रहा हूं मैं। इस देश में जो लोग बाहर से जो लोग आए, एक तो खाने की तलाश में आया, भूखा मरता हुआ, और एक जो था वो एक आक्रांता के रूप में आया, सीधा मार काट करता हुआ, जिसका ध्येय था कि मैं पूरे भूस्वामी बन जाऊं, पूरी धरती पे सिर्फ मेरा आधिपत्य होना चाहिए। वो अपने अधीन से रखना चाहता है समाज को, पूरे देशों को। तो दो तरीके के लोग यहाँ पे आए आक्रांता के रूप में। एक जो आक्रांता है, वो जो मार काट करके जो अपने अधीन जो लोगों को रखना चाहता है। और दूसरा जो आदमी आया, वो भोजन की तलाश में हमारे देश में आया। दुनिया में गया, जहां पे उसको भोजन मिला, हमारे देश में भी जो लोग आए तो जो लोग यहाँ पे आ गए, उन लोगों ने इस देश में आजीविका कमाई। लेकिन जो उनकी जो भाषा जो थी, एजुकेशन जो यहाँ होना चाहिए था देश के लोगों को, वो एजुकेशन देने में उन्होंने बेईमानी करी। जो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा थी, जैसे हमारे यहाँ पे संस्कृत भाषा है, जैसे ब्राह्मण यहाँ पे रहा, बाहर से आया, तो उसके पास जो भाषा जो थी, संस्कृत जो थी, उसी को उसने लिपि बनाया, उसी में बोलचाल की रही। तो उस पर क्या किया उन्होंने, एक समाज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इसको पढ़ोगे नहीं। इससे क्या हुआ, एक राष्ट्र का नुकसान हो गया, क्योंकि जो आप विचारधारा बना रहे हो वो अच्छी है या बुरी है, जो किताब लिख रहे हो आप, संस्कृत में किताब लिख रहे हो, बात भी संस्कृत में कर रहे हो, आदान प्रदान आयात निर्यात भी संस्कृत में कर रहे हो, तो फिर जो बाकी के जो लोग संस्कृत जो नहीं जानते हैं, उनका ये नुकसान हुआ। उन्हें पता ही नहीं चला कि आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया या बुरा किया, या अच्छा करने में उनका योगदान भी रहना चाहिए था। तो आपने उनको एक तो मौका नहीं दिया पढ़ने लिखने का, और उनसे वो जो भाषा या लिपि जो थी छीन के अलग रख ली, और गुरुकुल जो बनाए उसमें सीमित कर दी गई, और बाकी के लोगों को वहां से बहिष्कृत कर दिया गया कि आप लोग इसमें पढ़ने नहीं आ सकते। यहाँ पर सिर्फ जिनके पास जनेऊ होगा, जो ब्राह्मण होगा, पढ़ने के लिए आएगा। ये जो थी, ये अवधारणा जो थी उन लोगों की गलत थी, वो लोग वो गलती करके चले गए। तो लेकिन उसके बाद में जो आदिवासी जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पे जो आंदोलन जो चलाए, और वो आंदोलन क्या थे, वो कहते थे कि हमें एक सामाजिक मुख्य धारा में शामिल करके रखा जाए। उन्होंने ये कभी किसी से नहीं कहा किसी को भगा दिया जाए, किसी को मार दिया जाए।
हमें मुख्य धारा में शामिल रखा जाए। दूसरा, जो हमारी जो जमीन है, जंगल है, हमारे जो अधिकार हैं, वो हमसे ना छीने जाए। हम इस देश के मालिक हैं, हम मुखिया हैं, और जो लोग यहाँ रह रहे हैं हम उनको भी मान्यता दे रहे हैं, वो भी वहाँ रहे, लेकिन जो हमारे जो जहाँ पर पूर्वज रहते आए हैं उस जमीन को नहीं छीना जाए। उसके बदले में क्या हुआ, उस आदिवासी के जो मैंने अभी नाम आपको गिनवाए, जहाँ इसको वीडियो को शेयर कर लेना, आपको और भी पता चल जाएगा। मैंने बहुत सारे, अभी तो मैंने बहुत सारे नाम बताए नहीं, मैंने अपनी किताब में लिखा है ये सारे नाम। तो उसमें वो दो तरीके से कैसे मरता है आदिवासी। अगर वो पुलिस प्रशासन का या दूसरा कहना मानता है, और जो उनके जो नेता बनने का जो दावा करते हैं, आदिवासी का जो नेता बनते हैं, वो जो बंदूक लेके जो बैठे हैं, अगर वो आदिवासी अगर उसका विद्रोह कर दे, उसके बारे में बता दे, तो वो उसको आके मार देते हैं, उसके परिवार को, एक शरीफ गरीब आदमी को। और अगर वो नहीं बताते हैं तो जो पुलिस है वो उनको मार देती है या आर्मी मार देती है। अभी आपको याद होगा, असम राइफल के सामने बड़ी संख्या में महिलाओं ने बिल्कुल अपने कपड़े उतार के नंगा शरीर, और वो असम राइफल के सामने हेड ऑफिस के ऊपर गई, और जाके उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ जो करना है कीजिए, जितने दिन करना है कीजिए, लेकिन आप हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ये मत कीजिए जो आप कर रहे हो। क्योंकि जो वहां असप्पा कानून है आदिवासी क्षेत्रों में, वो इतना घिनौना काम करते हैं वहां के लोग, और वहां सरकार ने उनको कह रखा है कि आप अपनी पूर्ति वहीं कर लीजिए, आपको घर आने की जरूरत नहीं है। तो वो एक घर में जाते हैं जिनकी 12-13 साल की बेटी हो गई है या 14-15 साल की बेटी है, तो उसको ऐसे मांग के ले जाते हैं जैसे किसी सामान को मांग के ले गए हों। भाई आप हमें आपकी बेटी को ले जा रहे हैं, कल हम इसको दे जाएंगे, परसों दे के जाएंगे, यानी 1 या 2 दिन तक हम इसको अपने साथ रखेंगे, फिर हम इसको दे के जाएंगे। अब सोचिए, किसी बाप के सामने या किसी भाई या माँ के सामने अगर उसकी बेटी को हमारे जो रक्षक हैं, आर्मी के जवान या पुलिस की वर्दी पहने हुए जवान, जिनसे हमें हमारी रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए थी, अगर वही हमारी बेटी को उठा के ले जाते हैं तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी सोचिए। वो तो जीते जी मरा हुआ है, वो तो जानवर से भी बदतर हो गया। जानवर के बच्चे को उठा के नहीं ले सकते, जानवर भी काट लेता है आपको। तो उस समय उसकी बेटी को जब मांग के ले गए, उसको कई बार उसको 2-2, 3-3 की बजाय ज्यादा दिन भी उसको रख लेते हैं, और फिर उसको छोड़ के जाते हैं जब उसकी बुरी हालत हो जाती है लड़की की, क्योंकि उसके साथ एक आदमी नहीं, बहुसंख्यक तादाद में उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और अगर उसके भाई, माँ या बाप ने अगर विरोध किया घर में कि नहीं हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, तो क्या करते हैं, वो जो आर्मी के जो दूसरे लोग हैं वो उनको गोली मार देते हैं। क्योंकि जो कानून है वहां पे, जिसके तहत वो तैयार हैं, वो तैनात हैं, वो लोग, वो वहां उसको गोली मार देते हैं कि ये नक्सली गतिविधियों में लिप्त था और ये आतंकवादी था। कई फोटो ऐसे लड़कियों के मिले जिनका बलात्कार करके हत्या की गई, उनके सामूहिक बलात्कार किया गया। जब वो बलात्कार के में मर गई ज्यादा शोषण करने से, तो उसको उसकी हाइट से ज्यादा लंबे कपड़े पहना के, उसको फोल्ड करके पैरों पे सिर हाथों से, और उस लड़की को जंगल में उसके हाथ में बंदूक पकड़ा के उसको जंगल में फेंक दिया गया, बिल्कुल प्रेस करे गए हुए नए कपड़े। और उसके ऊपर कई बार आवाज उठी। इसके लिए हमने एक आवाज उठाई जब यहाँ सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मैंने गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब, तो यहाँ एक ड्रोन बनाया जा रहा था कि जो ड्रोन होगा वो नक्सली को मारेगा, ऊपर से बम डाल दिया जाएगा ड्रोन के द्वारा, जो उसमें ड्राइवर भी नहीं होगा। तो चिदम्बरम साहब को मैंने एक चिट्ठी लिख के भेजी, मैं चिदम्बरम साहब ये बात बताइए, आपके अंदर ड्रोन के अंदर ऐसा क्या यंत्र है जो ये पहचान करेगा कि नक्सली कौन है और कौन नक्सली नहीं है, और ये गारंटी कौन देगा कि वहां निर्दोष लोग नहीं मारे जाएंगे। अगर निर्दोष लोग मारे जाएंगे तो आप क्या करेंगे। और यही चिट्ठी मैंने मनमोहन सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को भी दी, उस समय सरकार में थे 9-10 में। तो उस समय मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने स्वीकार किया कि नक्सली जो हैं वो आदिवासी हैं नॉर्मल, वो आतंकवादी नहीं है, उनकी ज्वलंत समस्याएं हैं, और जब तक उन समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, जब तक वो लोग मुख्य धारा में शामिल नहीं किए जाएंगे, जब तक ये समस्या बनी रहेगी।
वो आतंकी नहीं है, क्योंकि अगर वो आतंकवादी होते तो वो सिर्फ जंगल में बंदूक लेके अपनी जमीन पर नहीं बैठते, आतंकवादी टाउन में भी जाता, मेट्रो सिटीज में भी जाता। अगर आज मैं दिल्ली में बैठ के सुरक्षित हूं, यहाँ पे कोई आदिवासी मुझे गोली नहीं मारता है, इसका मतलब है कि वो आतंकवादी नहीं है, वो किसी समस्या से पीड़ित है। और वो समस्या से पीड़ित आदमी वहां पे अपनी किसी समस्या को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए वो उस आदमी से लड़ता है जो उसकी जमीन को छीनने आ रहा है, जो उसको बेदखल करने के लिए आ रहा है, उसको वो वहां से खदेड़ रहा है, भगा रहा है, तो उसको फिर वो वहां गोली मार दी जाती है। हाँ, उसमें कुछ जो लोग हैं, जो उसका जो लीडर जो बन के बैठे हुए हैं, वो हो सकता है कि वो निर्मम हत्या जो मैंने अभी बताया था कि गांव का आदमी अगर उनकी वो विद्रोह कर दे तो गांव वो नक्सली उनको मार देता है जो नेता है, और वैसे जो नहीं है तो फिर उसको आर्मी पुलिस मार देती है। मैं आज बीजेपी सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि नक्सली है कौन, उसकी समस्या क्या है। अभी आप ही के शासनकाल में जो अडानी को जो वहां छत्तीसगढ़ के, बिहार के कई राज्यों के जो पहाड़ जो दिए गए हैं लीज पे, आप उसके बारे में आप सार्वजनिक कीजिए कि आपने उस आदिवासियों को बगैर पूछे, जहां से कोयला निकलता है, जहां से हीरा निकलता है, जहां से अफीम वो उसका क्या बोलते हैं उसको, एक पदार्थ होता है जो उसका शिलाजीत, शिलाजीत निकलती है पत्थर में से पिघल के, जो बहुत महंगी बिकती है। जंगल में विभिन्न विभिन्न प्रकार की बहुत करोड़ों अरबों रुपए की जो लक्कड़ है वो बिकती है, चंदन की लक्कड़ पैदा होती है। वो सारा का सारा जो है आप लीज पे दे देते हो किसी आदमी को, क्योंकि वो तो आदिवासी की जमीन है। आप उससे बगैर पूछे अगर किसी को लीज पे दोगे तो स्वाभाविक बात है कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ेगा, या जिस बेटी की आप इज्जत लूट रहे हो उठा के, तो नेचुरल बात है वो उसके लिए लड़ेगा। और आप उसको आतंकवादी कह के अगर मार रहे हो तो पहले इसकी सार्वजनिक तौर पे इसकी चर्चा होनी चाहिए कि अगर वो आतंकवादी है तो वो टाउन में, मेट्रो सिटीज में आके क्यों नहीं मारता। ये सवाल कर रहा हूं आपसे मैं, केंद्र सरकार से, मोदी जी से और अमित शाह जी से, गृह मंत्री हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी जो देश की जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूं। मैं लिखित में भी एक चिट्ठी दूंगा कि पहले यह तय किया जाए कि जो नक्सली है उसकी उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। जिस तरीके से आप उसकी विकास की बात करते हो कि हम आपका विकास करेंगे, आप विकास नहीं कर रहे हैं, आप उसकी जमीन को छीन के आप उसको किसी और ठेकेदार को दे रहे हो। विकास का ये तरीका नहीं है। वो विकास का तरीका होता है कि वो जो आदिवासी है वो मालिक है जमीन का, उसी के मालिकाना हक में आप विकास कीजिए ना। अगर मैं आज माननीय अनिल भारती जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता पार्टी में मैं एक भूमिका निभा रहा हूं, हम ये दावा करना चाहते हैं अगर कभी राष्ट्रीय जनता पार्टी की सत्ता आती है भारत में, अगर आप लोग मौका देते हैं, तो हम यहां से धर्म, वर्ग, जाति, भेदभाव, क्षेत्र, भाषा, ये जो लड़ाई है, जो मानव मानव में जो भेद करता है, हम इसको खत्म करेंगे। हम भारत के संविधान के आर्टिकल 17 के ऊपर पूर्ण संपूर्ण तरीके से काम करेंगे कि हम यह समता मूलक राष्ट्र बनाने के लिए सबको बराबरी बराबरी का अधिकार देंगे। और जो आर्टिकल 39 में जो उपार्जन या उत्पादन होता है, जो उसका लिखा गया है कि उसका तमाम नागरिकों में बराबर बराबर का बांटा होना चाहिए, हम उसको बांटेंगे। ये मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं। दूसरा कहता हूं कि साथियों, जिस तरीके की छल कपट की राजनीति देश में हो रही है, इस राजनीति को आप टाउन में कौन कर रहा है, मेट्रो सिटीज में कौन आपके साथ में गुंडागर्दी करता है, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई कौन करवा रहा है, क्या आप इसको आतंकवाद नहीं कहेंगे? जो मेट्रो सिटीज में जो हो रहा है, जो इसको तो हमारे देश के जो नामचीन नेता हैं वो कराते हैं। अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था, कल के पेपर में, या पता उस पे फेसबुक पे किसी पेपर में आया हुआ था कि जो पुलिस के द्वारा जो वांटेड जो व्यक्ति जो था, वो आदमी बीजेपी में जाकर शामिल हो गया और पुलिस ने उसकी तलाश बंद कर दी। अभी की बात है। अभी 88%, 80% से भी ज्यादा, जब आप पढ़ोगे, गूगल पे सर्च मार लीजिए
कि हमारे संसद में कितने लोग दोषी गए हैं। जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के तुरंत ही रिपोर्ट आई थी, अखबार में आई थी कि इतना प्रतिशत जो दोषी हैं वो संसद में गए हैं, जिन पे गंभीर आरोप हैं। अब बोलिए, चुनाव आयोग ने क्या किया? अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाई। और जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जिन पर संगीन मुकदमे चले हुए हैं, आप उसको भारत के संसद में भेज रहे हो, तो वो न्याय करेगा लोगों के साथ में? क्या हम इसको आतंकवाद नहीं कहते हैं? जो लोगों के साथ शोषण करता है, अत्याचार करता है, लोगों की हत्या करता है, बलात्कार करता है, या जमीन हड़प लेता है, संपत्ति को छीन लेता है, क्या यह आतंकवाद नहीं है? और वो व्यक्ति अगर हमारी सर्वोच्च संस्था, जो पवित्र स्थान है संसद, अगर वहां जाके बैठता है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे वो लोगों के साथ न्याय करेगा? मेरे ख्याल से न्याय, अगर वही न्याय कर रहा होता तो आज 1950 से लेकर अब तक तो न्याय हो गया होता। और अधिकतर पहले बाहुबल से जो बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, अब वोटों के डब्बे उठा कर ले जाते थे। हाल आज भी वही है, अभी भी आप ईवीएम से वोट चोरी कर रहे हो। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से पूछना चाहता हूं, न्यायाधीश जी से, क्या मताधिकार का मतलब या लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब आप क्या लगाते हैं? क्या इन शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है? मैं मुख्य न्यायाधीश जी से बात करना चाहता हूं और एक लेटर भी लिख के भेजूंगा कि क्या लोकतांत्रिक गणराज्य और मताधिकार, क्या इसकी वैल्यू नहीं है? क्या ये कोई फालतू की चीज है? लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि ये लोगों के पास एक तंत्र है, ये देश गणों से चलेगा, यानी लोगों से चलेगा, वो तंत्र से चलेगा। तंत्र कौन सा? मताधिकार, जिससे वो लोक सेवक चुन के संसद में, उसमें राज्यसभा में या विधानसभा में, नगर निकायों में, ग्राम सभा में भेजेंगे। सरकार कौन होता है? जनता, नागरिक। बाकी तो लोक सेवक चुनते हैं, और जनता के पैसे से उन लोक सेवकों को तनख्वाह मिलती है, डीए मिलता है, गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, एयर कंडीशन मिलता है, सब कुछ मिलता है उसको, क्योंकि वो नौकरी पर रखा जाता है 5 साल के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है, और वो जो नौकरी पर रखा गया है, जो नौकर है वो, और जो लोक सेवक की भूमिका में जो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जो लोक सेवक है जनता के, वो क्या कहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? आप कौन होते हैं मना करने वाले? ये तो देश के नागरिक डिसाइड करेंगे। ये भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो आप होते कौन है डिसाइड करने वाले? डिसाइड तो देश के नागरिक करेंगे। और राष्ट्रवादी जनता पार्टी उसका पक्ष लेती है कि हम यहाँ के नागरिकों से सलाह लेंगे, या कोई भी कानून पे जब बात की जाएगी तो देश के नागरिकों से सलाह ली जाएगी, बाकायदा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। क्योंकि इस देश में तभी ये देश ईमानदारी से चल सकता है जब इस देश में ईमानदार संविधानवादी लोग चुन के जाएंगे। इसलिए मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी की वकालत करता हूं, क्योंकि राष्ट्रवादी जनता पार्टी उन महापुरुषों का बना हुआ एक आंदोलन है। मोरारजी देसाई जी, जिसके अग्रणी रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इस देश में बड़े बड़े आंदोलन चलाए और देश को धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने यहाँ तक कि राइट टू रिकॉल, वोट वापसी की कानून की लड़ाई तक लड़ी उन्होंने। ईमानदार लोगों का एक समूह है जो आज माननीय अनिल भारती जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज चल रहा है। और हमारी संख्या जितनी भी पूरे देश में है, हमारा वोट परसेंट जितना भी आता है, मायने वो नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जितने हमारे प्रतिनिधि चुनाव मैदान में जाते हैं, जितने हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता सदस्य हैं, वो सबके सब ईमानदार हैं, भारत के संविधान के प्रति समर्पित हैं, देश के नागरिकों के लिए काम करना चाहते हैं। वो सबके सब संविधानवादी विचारधारा के लोग हैं, संविधानवादी हैं। ये राष्ट्रवादी जनता पार्टी का ये कैडर है। हमें कैडर के आधार पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो साथियों, बात हो रही थी जो नक्सलियों की। अभी अमित शाह जी कहते हैं कि हमने इतने नक्सली मार दिए, इतना ढेर कर दिया। ये कोई साथी ने लिखा है, खिरालिया साहब हम आपके साथ हैं। चलिए, अंबाला से यमुनानगर से साथी हैं राकेश सातवंशी जी, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा हौसला बढ़ाया है। तो जो नक्सली है जो, उसको आप
सुलवा जुड़ुम के जो महेंद्र कर्मा को मारा वहां की लड़कियों ने, क्यों मारा? उसका कारण नहीं जानना चाहा, क्योंकि वहां जो सुलवा जुड़ुम जो आंदोलन जो चल रहा था उस कार्यक्रम में ये लोग क्या कहते, घरों में जाते थे, रात को घरों में सोते थे और उनके माँ बाप के सामने उनकी छोटी सी बच्ची की भी इज्जत लूटते थे। अब बताइए आप क्या करेंगे? ये गलत है या नहीं है? तो पहले, सबसे पहले आदिवासियों को संविधान क्या है, मैंने बहुत सारे आंदोलन आपको गिनवाए। अगर साथियों यहाँ आदिवासी नहीं होते, आदिवासियों ने आंदोलन नहीं किए होते, तो ना यहाँ ज्योतिबा फुले साहब पढ़ पाते, ना सावित्रीबाई फुले राष्ट्रमाता कहला पाती, और ना ही बाबा साहब अम्बेडकर को कभी मौका मिलता लिखने पढ़ने का, और ना ही कभी बाबा साहब अम्बेडकर को मौका नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हैं ना इस देश में संविधान होता, और अगर संविधान नहीं होता तो यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार है, आज ये अधिकार नहीं होते। तो इसलिए कहता हूँ, जागो, जगाओ। ये वीडियो अगर हो सकता शेयर कीजिए, और नक्सलियों को, वो आदिवासी हैं, उनको घृणा की दृष्टि से देखना बंद करके, और 5 मिनट शांति से आंख बंद करके सोचिए कि जो आदमी जंगल में बैठ के अपनी जमीन पर लड़ रहा है, जो मेट्रो सिटी में नहीं आता, शहर में नहीं आता, किसी रास्ता चलते को नहीं मारता, वो सिर्फ आर्मी के लोगों के साथ झगड़ा करता है, पुलिस के लोगों के साथ झगड़ा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनकी जमीनों को छीन के उन ठेकेदारों को दिया जाता है जमीनों को, जो ठेकेदारियां अडानी और अंबानी जैसे जो साहूकार पे रखे धन्ना सेठ, ये सरकार जिनसे चल रही है, उनको ये जमीन दे दी जाती है। इसलिए वो अपनी जमीन को उनको नहीं देना चाहते हैं, उसके विद्रोह, उसके लिए वो विद्रोह करते हैं। इसके ऊपर विचार करें, और सरकार को अगर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को, कि मैं गलत हूं, तो मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दें, लेकिन मैं बोलता रहूंगा जेल में भी, क्योंकि अन्याय के खिलाफ बोलना मैं अपना फर्ज समझता हूं। जय भारत, जय संविधान में शंकर लाल खैरालिया फिर मिलेंगे।